52 मैंने म्यूट कर दिया बस। माइक ऑफ रखा गया बेटा, सिस्टम में साथी आवाज मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मुझे आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। यस सर। चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, ठीक है? इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कितने लोग हैं मुझे सही सुन पा रहे हैं। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? ओके ओके गुड जी बेटा। हमारे पास 27 पार्टिसिपेंट्स हैं और 52 ने हैंड रेज किया है। जी 52 आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलें ऐसे करते हैं, 30 के करीब लोग हो गए, हम स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका ये छोटा सा सेशन होगा, इसके अंदर हमने करना क्या है, आपको आइडिया है कि हमने अब तक जो काम कर लिया हुआ है वो हम किस लेवल पे हैं और आगे हमने किस तरफ जाना है। चीज़ें हैं जो आपके साथ इसमें डिस्कस करनी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको देने हैं और नेक्स्ट टाइम वो आपने प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को मैनुअल नज़र आ रहा है जो मैंने आपसे शेयर किया? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। चैट बॉक्स में बेटा मुझे पता चल रहा होता है कौन कौन लोग एक्टिव हैं। ऑनलाइन सेशन है, इसके अंदर आप लोगों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स यूज करेंगे, उसी में क्वेश्चन करें और उसी के अंदर आपने मुझे रिस्पांस करना है जो मैं टाइम टू टाइम आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है ना, ये हम देखने लगे आज। इसमें ये है क्या, टू परफॉर्म एंड मिलिंग प्रोसेस ऑन मिलिंग माइल्ड स्टील वर्क पीस यूजिंग शेल एंड मिल कटर। ये काम बेसिकली आप परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है? आप सब ने जो काम यानी कि जो मिलिंग मशीन को यूज किया था उसकी इसमें बेसिकली 2 एक्सपेरिमेंट कवर हुए थे हमारे लास्ट टाइम। एक तो था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ये वाला जो है, ठीक है? एक तो इसमें ये कवर हो गया था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम देखे थे ऑनलाइन लेक्चर में, और आपको फिजिकली लास्ट वीक के अंदर डिटेल में हर चीज समझा दी गई थी, ठीक है बेटा? इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जो पता होनी चाहिए जब आप मिलिंग मशीन के ऊपर जाते हो, आपको ये पता होना चाहिए ये मशीन कौन सी टाइप की है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, वर्टिकल मिलिंग मशीन है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए बेड को अगर मूव करना है यानी टेबल को मूव करना चाह रहे हो एक्स में, वाई में और जेड में, उसके लिए कौन कौन से व्हील यूज करने हैं, मैनुअल फीड के लिए, ऑटो फीड के लिए या रैपिड मूवमेंट के लिए, ठीक है? इन 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्पिंडल स्पीड को चेंज कैसे करते हैं, कौन यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बल्कि आप मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर कितने लोग हैं जिन्हें स्पिंडल स्पीड का पता है, आइडिया है, और उन्हें पता है कि स्पिंडल स्पीड किस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा बेटा, जो लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे ये आपको पढ़ा जा रहा है ना, आराम से नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। $52 आपका हैंड रेज है बेटा मुसलसल, या तो आप कुछ पूछना चाह रहे हो या आपको पता नहीं चल रहा है कि हैंड रेज किसके लिए, किस प्रोसेस, किस मकसद के लिए करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। अच्छा तो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ये दोनों कवर होते हैं आपके लास्ट टाइम वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन 4 में कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम 5 देखेंगे और उसके बाद हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा? 4 और 5 जो है ना, ये बेसिकली हमारा आज का फोकस होगा। अच्छा अब हम रुकते हैं यहाँ पे 4 के ऊपर। ये बेटा AJUM 300 ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जो हमने
लैब के अंदर देखिए और इसके अंदर हम सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें देखिए बेटा फिजिकल पैरामीटर और इसकी वैल्यूज लिखी है। वर्किंग सरफेस, मिलीमीटर के अंदर वर्किंग सरफेस का क्या मतलब है, यानी जितने एरिया के अंदर 1300 इंटू 300 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर जो मूवमेंट है आपकी वो 1300 मिलीमीटर है, और जो वाई के अंदर मूवमेंट है या जेड के अंदर, यानी जो जेड के अंदर नहीं वाई के अंदर कहना चाहिए, ये 300 है। ठीक है, इसी तरीके से ये डिफरेंट इसकी जो है ना ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। स्विवल मूवमेंट ये वही है जो मैं आपको शुरू में बताया था कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इसका बेड मूव कर सकता है एक्स वाई जेड और अबाउट एन एक्सिस रोटेशन। तो ये 45 प्लस और 45 माइनस के अंदर ये रोटेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल रेंज लिखी हुई है, क्रॉस रेंज लिखी हुई है, वर्टिकल रेंज लिखी हुई है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पिंडल टू द टेबल। ये बेटा आपने चीजें पढ़ लेनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती आप इसको नोट करें और नेक्स्ट टाइम क्लास में आपने पूछनी है। और ये चीजें वो हैं जो आपको पता होनी चाहिए वाइवा के लिए और फाइनल असेसमेंट के लिए। जब आपका फाइनल असेसमेंट एग्जाम होना है तो उसके अंदर आपसे इसी तरह से क्वेश्चंस छोटे छोटे बना के एमसीक्यूज टाइप या वाइवा के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताएं जी क्या कैपेबिलिटीज है हमारी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर इसका बेड कितना मूव कर सकता है, आपने अगर स्पीड चेंज करनी है, फीड चेंज करनी है तो कौन से लीवर्स हैं मशीन के ऊपर, आपको पता होना चाहिए कौन से लीवर्स और कौन से टेबल्स को फॉलो करके आप जो है ना फीड को स्पीड को जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी इसके अंदर कुछ थ्योरी लिखी हुई है, कटर्स की डिटेल है, ये आपने पढ़ लेनी है। एंड सेल मिलिंग कटर और आगे चिप फॉर्मेशन, कटिंग स्पीड। अच्छा बेटा इसमें जब आपने काम किया होगा लेथ मशीन के ऊपर तब भी आपको ये चीजें फैजान साहब ने बताई होंगी डिटेल में, तो ये चीजें मैं फिर आपको एक दफा बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनको हम वर्किंग कंडीशन या कटिंग कंडीशंस कहते हैं। ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इनको डिटेल में पढ़ लेना है। कटिंग स्पीड से स्टार्ट करें या कटिंग स्पीड के बारे में फार्मूला दिया हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है गौर से। फीड पर टूथ, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, सिलेक्शन ऑफ मिलिंग कटर्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने डिटेल में पढ़ने हैं, और इनमें अगर किसी चीज में आपको समझ नहीं आती तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर सीखी है, सारी खुद करके देखी है लेकिन उनके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये नेक्स्ट यूज भी होना है। ठीक है बेटा, ये चीजें पढ़ लेनी है आपने। सर सर ये फीड पर टूथ ये तो बता दे, फीड पर टूथ क्या होगा सर? हाँ जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे पढ़े जरा मेरे साथ ही पढ़ें आप। दिस इज द डिस्टेंस द मटेरियल इज फेड इनटू कटर as each tooth rotates. This value is the size of the deepest cut. अच्छा बेटा ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा मिलिंग का प्रोसेस है ये आपको पता है कि ये मल्टी पॉइंट कटिंग होती है। जो लेथ के अंदर आपने किया था उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है कि एक दफा टूल जो है वो फॉर एग्जांपल आप टर्निंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो टर्निंग के प्रोसेस के अंदर जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको अगर आप देखो तो वो एक रोटेशन के अंदर हॉरिजॉन्टली कितना मूव करता है वो आपकी डेप्थ ऑफ कट कहलाती है। यहाँ पे हम इसे फीड कहते हैं। ठीक है, फीड क्या है यहाँ पे, फीड क्या है यहाँ पे, फीड दो तरीके से हम लेते हैं, एक है फीड पर टूथ और एक है फीड रेट। फीड पर टूथ क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल ये आपने एंड शेल मिलिंग कटर देखा है ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कितनी टिप्स लगी हुई है कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे देख के, ये जो एंड शेल मिलिंग कटर है इसके ऊपर आपने ये बताना है कि कितनी वो लगी हुई है, टिप्स कितनी है, या इसके कटिंग जो पॉइंट्स हैं वो कितने हैं। 7, बिल्कुल ठीक है, इसके 7 कटिंग पॉइंट्स हैं, यानी जब ये रोटेट कर रहा होता है तो 7 जगह से एट अ टाइम कटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, मिलिंग का प्रोसेस जो है उसमें कटिंग मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर हो रही होती है एट साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, अच्छा ठीक है बेटा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन बेटा ये था कि टूथ पर फीड पर टूथ क्या है। देखिए फीड पर टूथ ये होती है जब 7 पॉइंट्स के ऊपर कटिंग हो रही है और आपका कटर रोटेट भी कर रहा है
तो हर एक टूथ एक टाइम में कुछ ना कुछ मूव करता है, तो कटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो एक यानी कि एक टूथ के ऊपर जितनी कटिंग होगी एक रोटेशन के अंदर, उसे हम फीड पर टूथ कहते हैं। और टोटल फीड रेट जब निकालना होता है तो नंबर ऑफ टीथ को हम फीड पर टूथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पूरे एंड शेल मिलिंग कटर के ऊपर जितनी आपके पास कटिंग टूथ अवेलेबल होते हैं या कटिंग पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, उन सब का फीड रेट आपके पास आ जाता है। ठीक है, फीड रेट क्या होता है? पर मिनट कितना आपका जो टूल है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसे हम कहते हैं फीड रेट। यानी टोटल फीड कितनी होगी वो नंबर ऑफ टीथ को मल्टीप्लाई कर देंगे आप फीड पर टूथ के साथ। ठीक है, यही चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं इन सारे पैराग्राफ्स के अंदर, इनको आपने गौर से पढ़ लेना है। कोई चीज समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, आपको फिगर्स बना के भी मैं दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलें। आगे बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास वही जो प्रोसेस आपने परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन के डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए। ये सबसे पहले आपके पास ड्राइंग है, जो मैंने आपको कहा था कि मैनुअल के अंदर गिवन है, आपने पढ़नी है। सही है बेटा, जो रॉ मटेरियल आपके पास आया था उसकी जो डायमेंशंस थी वो थी 38 क्रॉस 38 क्रॉस 25। ठीक है, यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा इसको 50 क्रॉस 50 के हिसाब से लिया हुआ है। आपने अपने हिसाब से जो ड्राइंग आपने बनाई है वही आप बेशक पेंसिल से ड्रॉ कर लें या ऑटोकैड पे बना लें, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना लें, वो ड्राइंग आपने यहाँ पे डालनी है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग डाल दें यानी 3 डायमेंशनल ड्राइंग डाल दें, या उसके 3 व्यूज डाल दें, ये आपकी जो है ना वो स्वाबदीद के ऊपर है। जैसे आप आसानी समझते हैं आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। या 3 व्यूज बना दें XYZ के अंदर, यानी बैक व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, जैसे यहाँ पे बने हुए। बैक की जरूरत नहीं है, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू होने चाहिए, इनसे क्लियर हो जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। अगर तो आप इस तरह बना दोगे अपनी एक्चुअल जो आपकी ड्राइंग है, यानी जब आपने एंशियल मिलिंग का प्रोसेस किया उससे पहले रॉ मटेरियल की क्या डायमेंशंस थी वो लिखेंगे, और साथ में चेंजिंग के बाद क्या डायमेंशंस आई है वो लिखेंगे। ऑटोकैड पे बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद बेटा एक इसके अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है, हाँ ये फार्मूला। इसमें अगर आप प्रोसीजर स्टेप्स में हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है जी, चेक द डायमीटर डी ऑफ द कटर विद वर्नियर कैलिपर इन मिलीमीटर्स, क्योंकि डायमीटर डी की वैल्यू यूज होती है आगे आरपीएम निकालने के लिए। आरपीएम क्या है? स्पिंडल स्पीड को आरपीएम कहते हैं। ठीक है, डायमीटर का जो यानी जो आपका कटर है, एंशियल मिलिंग कटर आपने जो यूज किया था उसका डायमीटर हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, 50 mm या 100 mm। वो आप जब काम करेंगे तो आपने खुद यानी कि, या अगर नहीं भी पूछा तो आप असगर साहब से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कितना इसका डायमीटर। वो डी आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, और ये v जो है ना, v इंटू 12 डिवाइडेड बाय पाई डी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आरपीएम निकालने का फार्मूला है। v जो है ये फीट पर मिनट है, फीट पर मिनट v, ये ऊपर आपको गिवन है ये वाली वैल्यू, ये स्पिंडल स्पीड के अंदर। स्पिंडल स्पीड S इज इक्वल टू, ये फार्मूला अगर आप देखें तो आपको इसमें क्या चीजें नजर आ रही हैं। VC जो है ये बेसिकली आपकी कटिंग स्पीड होती है। कटिंग स्पीड कैसे आती है, ये उसका फार्मूला गिवन है ऊपर। ठीक है, स्पिंडल स्पीड, कटिंग स्पीड, ये चीजें आपने जो है ना कुछ आपने यूज करने हैं। आपके पास ना गिवन मैनुअल के अंदर, यहाँ पे मैंने अटैच नहीं किया हुआ, मैनुअल के अंदर ना एक इसकी कंप्लीट डिटेल्स गिवन है कि आपने कौन कौन सी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल आपके पास माइल्ड स्टील है जो आपने जिसके ऊपर कटिंग का प्रोसेस करना है, और जो आपका टूल है वो डिफरेंट मटेरियल्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो स्टील का हो सकता है, हाई कार्बन स्टील जिसे हम कहते हैं, या वो सीमेंटेड कार्बाइड का हो सकता है, टंगस्टन कार्बाइड का हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हार्ड हो और कटिंग के लिए यूज हो सके। उसकी बेसिस के ऊपर वो कैटालॉग यूज करके वहां से आपने ये कटिंग स्पीड की वैल्यू निकाल लेनी होती है। ये वहां से आपको वैल्यूज मिल जाती है बनी बनाई, यानी ये निकालने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए फार्मूला कोई नहीं होता। डीसी की वैल्यू वहां से आ जाती है, पाई 3.14, और डी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि आपने वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट करनी है, इससे आपके पास आ जाती है एस की वैल्यू। एस क्या है? स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम।
वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपने सेट करनी होती है मशीन के ऊपर। मशीन पे वो वैल्यू सेट करने के बाद फिर आप कटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछे मुझसे। चैट बॉक्स के अंदर आपने आपको बताना है कि क्या क्वेश्चन है, ताकि यहाँ पे एक टाइम बहुत सारे लोग बोलेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, हम आगे चलते रहते हैं साथ साथ। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहले हमने कटिंग स्पीड को देखा, ये आपने वैल्यू उठानी है कैटलॉग से, यानी उस मैनुअल से जो मशीन के साथ आया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो स्पिंडल स्पीड है, वो उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं जो अभी मैंने डिस्कस की है। इसके बाद आ जाता है फीड पर टूथ। फीड पर टूथ जो है ये आपने जो आप फीड जब आप देते हो किसी भी वर्किंग के लिए, कटिंग के लिए, तो वहां से ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। यानी कि जो टेबल गिवन है आपको मशीन के ऊपर जो गिवन है, जो क्वेश्चन पूछे थे कुछ बच्चे मुझसे आके, मैंने एक्सप्लेन किया था उनको कि ये जो वैल्यूज है जब आप वहां से सेलेक्ट करते हो, वहां से फीड पर टूथ आपके पास आ जाती है। फीड पर टूथ से फीड रेट निकाला जा सकता है। अब दूसरी चीज है डेप्थ ऑफ कट, ये आपने डिसाइड करना होता है। चौथी चीज, डेप्थ ऑफ कट आप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। अभी आप नए हैं, पहली दफा काम कर रहे हैं, तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। तो ये बेसिकली जब, यानी कि अभी जो हमारे पास लैब असिस्टेंट है वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशंस है, मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे आप डेप्थ ऑफ कट निकालते हो। डेप्थ ऑफ कट होता क्या है, एक पास के अंदर मटेरियल कितना डीप कटेगा, ये होता है आपका डेप्थ ऑफ कट। डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। एक पास के अंदर जब आप एक पास लगा रहे होते हैं, यानी कि टूल, कटिंग टूल जब रोटेट करता हुआ वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव कर रहा है, तो एक पास यानी एक दफा जब वो गुजर के जाता है, इसे हम एक पास कहते हैं। तो एक पास के अंदर कितना डीप मटेरियल के अंदर, वर्क पीस के अंदर आपका कटिंग टूल इंसर्ट हुआ है, वो आपका कहलाता है डेप्थ ऑफ कट। मिलीमीटर्स में होता है ये, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, इस तरह इसकी वैल्यूज होती है। तो ये आपने रखना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, वर्क पीस मटेरियल, और जो आपने इसमें यूज किया हुआ है, जिसे आप कहते हैं कूलेंट कौन सा यूज किया हुआ है, लुब्रिकेंट कौन सा, उस बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि डेप्थ ऑफ कट कितना रखें। ठीक है जी। अच्छा, ये 4 कैपेबिलिटीज होती हैं, ये 4 वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो चीजें हैं वो ये प्रोसीजर स्टेप्स है, ये आपने प्रोसीजर स्टेप्स यहाँ से देख लेने हैं, कौन कौन से लिखने हैं। तो मैंने आपको बेटा ये बात समझाई थी, बताई थी कि आपने ये करना है कि अच्छा, इसमें ये एक टेबल 1 भी गिवन है, टेबल 1 भी साथ ही देख लें। इसमें वो क्या कह रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल फीड, क्रॉस फीड और वर्टिकल फीड। आपने 3 डिफरेंट व्हील्स देखे होंगे मशीन के ऊपर जो यूज होते हैं आपके टेबल को मूव करवाने के लिए। ठीक है बेटा, यस और नो आप मुझे चैट बॉक्स में बताते हैं ताकि मुझे पता चले कि लोग एक्टिव है मेरे साथ। कौन कौन स्टूडेंट है जिसे ये याद है कि आपने 3 डिफरेंट व्हील्स देखे थे जिनके साथ स्केल भी बना हुआ था, जिसे हम फीड व्हील्स कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हीं व्हील्स के बारे में ये डिटेल्स हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फीड, रोटेशन डायरेक्शन, अगर इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक डिवीजन जो है वो इसकी 0.02 मिलीमीटर की होती है, और जो टोटल कॉलर का साइज है वो है 5 मिलीमीटर। ठीक है, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर इसे रोटेट करेंगे तो 5 मिलीमीटर आपका बेड मूव करेगा इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। इसी तरीके से क्रॉस के अंदर क्या है, यानी वाई डायरेक्शन के अंदर, जो आप कहते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर क्या है, इसे हम कहते हैं, यानी ऑपरेटर या जो बंदा काम कर रहा है उससे दूर मूव होने के प्रोसेस को इसे हम फॉरवर्ड फीड कह देते हैं। ठीक है, राइट हैंड, लॉन्गिट्यूड को राइट हैंड भी कह देते हैं, इसको हम फॉरवर्ड भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें भी वही सेम उसी तरीके से आपका जो है ना वो फीड व्हील काम करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है एक डिवीजन की 0.02 मिलीमीटर है, और टोटल जो है वो 5 मिलीमीटर। यानी कंप्लीट एक दफा अगर आप उस व्हील को रोटेट करते हो तो जो आपका बेड मूव होगा वो 5 मिलीमीटर रोटेट होगा। यानी ये आप डिसाइड, अगर आपने मैनुअल वर्किंग करनी है ना, उसमें आपको इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने
आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है ना वर्क पीस के ऊपर प्रोसेस करना है और आपने डेप्थ ऑफ कट देना है। फॉर एग्जांपल आप डेप्थ ऑफ कट देना चाह रहे हैं 0.02 मिलीमीटर, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्रॉस फीड की, क्रॉस फीड को 0.02 मिलीमीटर आप रोटेट कर देंगे, यानी 1 डिवीजन रोटेट करेंगे तो डेप्थ ऑफ कट 0.02 मिलीमीटर का सेट हो जाएगा। फिर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो इसी डेप्थ ऑफ कट के ऊपर सारी कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर आपने डेप्थ ऑफ कट फॉर एग्जांपल बढ़ाना है, आप कहते हैं 0.02 नहीं चाहिए, 0.1 चाहिए। 0.1 लाने के लिए क्या करेंगे, 0.02 एक डिवीजन के साथ आता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 0.1 मिलीमीटर लाने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट के ऊपर 5 डिवीजन मूव करना पड़ेगा। 5 डिवीजन मूव करेंगे तो आपका जो है वो 1 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी आप जो है ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी आप इसके ऊपर सेटिंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वर्टिकल फीड। ठीक है बेटा, वर्टिकल यानी जेड डायरेक्शन के अंदर आप टेबल को मूव करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप उसी व्हील को रोटेट करोगे जो कि वर्टिकल फीड के लिए आपको दिखाया गया होगा। इसमें आपने 0.01 मिलीमीटर जो है ना वो एक डिवीजन है और 1.2 टोटल आपकी जो रोटेशन है वो, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट करेगा व्हील तो 1.2 मिलीमीटर मूव करेगा। ये बेटा इसमें टेबल्स गिवन है, ये सारी चीजें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में आने वाली नहीं है। सही है। अच्छा, इसमें कुछ ये टेबल एक और बना हुआ है, मैलिएबल कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, और इसी तरीके से नीचे बना हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो टेबल 2 और टेबल 3 जहाँ पे कैप्शन बना हुआ है, कैप्शन में लिखा हुआ है टेबल फॉर कार्बाइड टूल और नीचे लिखा हुआ है टेबल फॉर हाई स्पीड स्टील टूल, यानी टूल का मटेरियल डिफरेंट होने की वजह से पूरी की पूरी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है। ये इसलिए आपसे 2 डिफरेंट टेबल्स बनवाए गए हैं। इनको आपने कंप्लीट कैसे करना है, इसके लिए कटिंग स्पीड की वैल्यू आपको मिलेगी जो आपके पास एक्चुअल में मैनुअल अवेलेबल है, यानी ये वाला मैनुअल नहीं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मैनुअल है जो मशीन के साथ आता है, वो मशीन वाला जो मैनुअल है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको बेटा? चैट बॉक्स में यस लिखेंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। ओके 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 गुड। तो बेटा ये वाला जो है मैनुअल, ये है आपकी गाइडेंस के लिए, लेकिन जो मैं जिस मैनुअल को रेफर कर रहा हूँ वो है जो आपको नेक्स्ट क्लास में आपने याद करवाना, मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी आपने पिक्चर्स ले लेनी है, सीआर आपने शेयर कर लेनी है सारी क्लास के साथ। उसमें 2 टेबल बने हुए हैं, वो मैलिएबल, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सब की कटिंग स्पीड उसके अंदर गिवन है फॉर कार्बाइड टूल एंड फॉर हाई स्पीड स्टील टूल, इन दोनों के लिए। तो आपने कटिंग स्पीड वहां से देख के यहाँ पे लिखनी है, बाकी फार्मूला जो ओपन गिवन है उन फार्मूलाज को यूज करना है, फीड पर टूथ, फीड रेट और स्पिंडल स्पीड निकालनी है आपको। ठीक है, निकालनी है और यहाँ पे आपने टेबल्स को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बाकी इसमें कुछ एंड मिलिंग प्रोसेस किस तरीके से करना है, इसके स्टेप्स हैं, तो ये आपने स्टेप्स लिखने हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बात बता दी थी कि आप लोगों ने जो मैनुअल सबमिट कराने हैं वर्ड पे लिख लें या हैंड से लिख लें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है बेटा, आप जैसे आप आसानी हो आपको आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन सारी क्लास डिसाइड करके एक ही तरीका फॉलो करेगी। ये सीआर जो है ना आप बता देगा, सीआर आप मुझे बता दो किस तरीके से होना चाहिए ताकि हम फिर पूरी क्लास को वैसे ही लेके चलें। सीआर आप माइक यूज कर सकते हैं, अब माइक पे मुझे बता दें किस तरीके से होना चाहिए। टेबल्स वर्ड के ऊपर फिल करना आसान होगा आपके लिए या बाय हैंड फिल करना आसान होगा? क्योंकि जो मेथड हम डिसाइड कर लेंगे फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग उसी मेथड को फॉलो करेंगे। हर बंदा अपने हिसाब से डिफरेंट चीजें अगर करेगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती काम के अंदर। 52 बाय हैंड। सर बोले सर, अगर बाय हैंड कर लें ये जो क्वेश्चंस हैं ये, और जो मतलब फिल काम करने वाला है ना, बाकी जो हम बना सकते हैं। कोई एतराज नहीं है, आप ऐसे कर लो। ये मैनुअल आपके पास गिवन है, आपने फिर इसमें फिर मेजर काम आपका कुछ भी नहीं रह जाता ना। चलें ऐसे, आप के अंदर तो वैसे जमा करवा रहे हो, यही मैनुअल यूज करो, कोई एतराज नहीं है। मैनुअल यही कॉपी कर लो, पूरे ग्रुप के अंदर एक ही रिपोर्ट सबमिट करा दो, ठीक है। और
ये टेबल फिर आपने फिल करने होंगे अलग-अलग। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम किस तरह करें, कि यार मतलब कि बाय हैंड करें या वर्ड पे करें, आपको किस तरह है? देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि दोनों तरीके से एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग वर्ड आप में से और कुछ लोग कह रहे हैं बाय हैंड। मैं आपको वैसे ये मैंने आज तक बाय हैंड ही फिलिंग करवाई है, ठीक है, मैंने वर्ड के ऊपर करवाई नहीं है कभी। अगर वर्ड के ऊपर करोगे फिर आपको टेबल वर्ड के ऊपर लेके जाने पड़ेंगे, फिर आपका काम ही पड़ना है, ठीक है। आप सर वो मैनेज एनालिटिकली कर खुद लेंगे वो फिर, अब क्योंकि ज्यादा क्लास कह रही है कि उस पे वर्ड पे बेस्ट है। चलें ठीक है, वर्ड पे करना चाह रहे हैं हमजा तो आप फिर क्लास के लिए फिर सबके लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है, आप जी लोगों ने सर। फिलिंग करनी है। अच्छा, जी सर। ये जो इसकी सारी थ्योरी है, देखें थ्योरी अगर मैं आपको ये थ्योरी ऐसे आपको अलाउ कर देता हूँ, आप थ्योरी सेम एज इट इज कॉपी करके यानी यहीं से आप इसका प्रिंट आउट लें और फिलिंग करके जमा करवा दें मैनुअल, इसका मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन फिर हर स्टूडेंट को अपना मैनुअल अलग सबमिट कराना होगा, ठीक है। यानी हर स्टूडेंट कैलकुलेशन खुद करेगा और क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखेगा और वो मुझे सबमिट करवाएगा। सर सर हमें तो मतलब पता चला कि ग्रुप की फॉर्म में हमने देना है ये, कि पूरा ग्रुप अगर 5 लड़कों का है तो एक मैनुअल बनेगा पांचों मिला के। नहीं, उसमें मैं फिर आपको ये रिलैक्स कर रहा हूँ ना, आपको थ्योरी नहीं बनानी पड़ेगी ना, थ्योरी आपने यही यूज करनी है जो गिवन है। सर असल में सीआर ने हमें कहा था, तो इस वजह से वो कह रहा था कि आपसे बात हो गई है, आपने उसे कहा था। नहीं, बात तो हुई थी लेकिन उसमें फिर आपको प्रॉब्लम ये होनी है, उसमें आपको प्रोसीजर हर बंदे को अलग लिखना पड़ना है और अलग थ्योरी उसमें जो है ना, थ्योरी एक आ जाएगी, प्रोसीजर अलग होगा, हर बंदे का टेबल अलग होगा और हर बंदे को क्वेश्चन के आंसर अलग बनाने पड़ेंगे। एक ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सेम यही हर चीज यूज कर लो और अलग अलग जो है ना वो प्रिंट निकाल के अलग अलग बंदा अपने जो है ना अलग रिपोर्ट सबमिट करवा ले। सर अगर हम इस तरह करें कि एक ग्रुप की फॉर्म में और कर लें, हर बंदा अपनी सजेशंस देगा और हर बंदा जिस तरह ना अपने करेगा, मतलब एक ग्रुप एक मैनुअल, तो इस तरह फिर बर्डन भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप एक मैनुअल सबमिट करवाना चाह रहे हो तो हर स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन उसके अंदर मेरे पास आनी चाहिए। सर वो कंट्रीब्यूशन इसमें आएगी कि जो क्वेश्चंस हैं, अब मतलब हम हर काम डिवाइड कर लेंगे, मतलब 4 बच्चे हैं, एक बच्चा जो टेबल फिल करेगा, एक बच्चा जो ये नहीं प्रोसीजर करेगा, एक बच्चा नहीं, जो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे के नहीं आंसर। होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा, आपको अलग अलग ये चीजें सबमिट करानी होंगी, ठीक है। वरना तो आप लोगों का 5 लोग मिलके कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, फिर तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई काम फिर आपका रह जाता है। अगर आप ग्रुप में जमा करवाना चाहते हो, देखो मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ क्या करना है। अगर ग्रुप के अंदर जमा करवाना चाहते हो तो हर स्टूडेंट अपना टेबल अलग से फिल करके वो सबमिट करवाएगा, ठीक है। मुझे आइडिया हो, जी सर। यानी एक रिपोर्ट होगी और इसके साथ और यानी अगर 5 स्टूडेंट हाँ, 5 टेबल होंगे, 5 दफा प्रोसीजर लिखा होगा, हर स्टूडेंट का ऊपर नाम रोल नंबर होना चाहिए कि मैंने ये कंट्रीब्यूट किया, टेबल और प्रोसीजर और ये ठीक है सर। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फिर क्वेश्चंस का आंसर सर ये हर बंदा अपने हिसाब से ढूंढेगा और अपने हिसाब से लिखेगा, इसलिए लाजमी नहीं है कि ये सेम हो। तो ये ठीक है सर सर। अकेले अकेले ठीक है यार आप हर देखो, बंदा सर अपना करवा देगा सर। क्लास में हर बंदा अपना करवा देगा, जुनेद ऐसे क्वेश्चंस अपने अपने लिख लेंगे सर। जुनेद इस तरह मैं ये ग्रुप की फॉर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने बाकी भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो इस तरह ना मतलब फाइनेंशियली किसी पे बर्डन नहीं आएगा, डिवाइड हो जाएगा काम, मैं इसलिए नहीं कह इसका तो इतना है ही नहीं खर्चा, इसका नहीं है ज्यादा खर्चा, प्रोजेक्ट आप का डबल ज्यादा है, इसका कम है। यार आप डबल आप पेज पे प्रिंट निकलवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, वो सही कह रहा है। इसमें 4-4 3-3 4-4 पेजेस हैं प्रिंट आउट के ना, तो आप क्योंकि वो सेम है सारे, तो आप फोटोकॉपी भी करवा सकते हो, किसी का एक का लेके उससे फोटोकॉपी करवा लो। अब वो नहीं कर जी सकते, सर फोटोकॉपी सही पड़ जाएगी। डबल पेज के ऊपर ले लो। यानी एक बंदा अगर खाली का प्रिंट निकलवाता है ना, तो बाकी सारी क्लास उसकी फोटोकॉपी करवा के अपने लिए यूज कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर प्रिंट महंगा पड़ता है। ठीक है सर, ये ठीक है फोटोकॉपी वाला सर, ठीक है। मैंने आपको ये कह दिया कि आपने सेम यही, अगर आप अकेले अकेले जमा करवाओगे तो फिर आपको रिलैक्स भी कर रहा हूँ ना मैं, सेम यही आप थ्योरी यूज करो, हर चीज सेम आपने फोटोकॉपी करवा के यूज करनी है और चीजें खुद फिल करनी है। सर जी मैं सर तो इसलिए कह रहा ये हूँ कि ठीक है। बस बेटा आप अब इसके ऊपर मजीद हमने बहस नहीं करनी, बस आप आपने अकेले अकेले जमा करवाना है, ठीक है। ठीक ठीक है सर। सर हाँ बस एक ये क्वेश्चन था नोट सर। कर लें सारे, इसके ऊपर अब मजीद डिस्कशन नहीं होगी, ये पिछले 2 हफ्ते से डिसाइड ही नहीं हो पा रहा आप लोगों से।
अगर किसी सर एक के अंदर तो कोई मसला नहीं है, जिसने कोई एक स्टूडेंट वो यूज कर ले, बाकी लोग अलग बना ले। सर हाँ जी सर ये जो डायमीटर ऑफ कटर है वो उसके नंबर ऑफ एजेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा क्या? उसका डाया बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ एजेस कम हो हाँ, जाएंगे या ये बढ़ जाएंगे? एज से ही देखना होता है, एज से ही देखना होता है, जहां से कटिंग हो रही है वही एरिया आपने लेना होता है, वहीं से आप इसका डायमीटर कटर का फाइंड आउट करते हैं और वही यूज करते हैं। सर नंबर ऑफ टीथ की बात कर रहा हूँ कि डायामीटर वेरी करता है नंबर ऑफ टीथ के ऊपर या नहीं? यार देखो, नंबर ऑफ टीथ जो कटिंग एजेस है बढ़ेंगे तो जाहिर उनके सी ऊपर बात वेरी है कि करेगा या diameter नहीं तो करेगा? बढ़ेगा, इसका डिपेंडेंस तो है ना उसके ऊपर। नंबर ऑफ सही। बढ़ेंगे और तो डायमीटर भी बढ़ेगा ना, क्योंकि जब टूल को डिजाइन कर रहे होते हैं तो उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस दरमियान में कुछ ना कुछ रखना ही होता है, यानी डायमीटर बढ़ाना ही पड़ता है अगर आपने नंबर ऑफ बढ़ाना है तो। सही सही। हाँ चले सर अब एक चीज और, जी जी सर एक चीज और जो अब आपने सर वो करवाया तीसरा एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जिसके अंदर सर डिटेल थी मिलिंग मशीन की सारी, हाँ जी तो सर हमने जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया मतलब ऑपरेटर्स का, वो हमने एंड शेल मिल कटर सर किया है। अब सही है। उसका प्रोसीजर सर हम उसके अंदर तो ऐड नहीं कर सकेंगे ना सर? नहीं नहीं, वो प्रोसीजर आपने 4 के अंदर ऐड करना है, वो अलग एक्सपेरिमेंट है, जी सर। जस्ट थ्योरी है आप। सर हाँ जस्ट सर वो थ्योरी और सेल्फ असेसमेंट के वो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। यस 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 यस, ठीक बाकी है सर। आपने काम किया है वो 4 के अंदर आएगा, इसीलिए तो 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। जी सर थैंक यू आपको सर। बताया कि ये काम आप पहले कर चुके हो, और ये जो है ना जी सर को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसमें करना क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने, ठीक है सर। आपको मैंने कहा हुआ है कि आपने रिपोर्ट्स लेके आनी है जितना काम आपने कर लिया, तो बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिसके अंदर लेआउट था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो पावर हेक्सा से रिलेटेड था, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मिलिंग मशीन की डिस्क्रिप्शन और सेल्फ असेसमेंट उसकी, और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो अभी हमने डिस्कस किया है एंड शेल मिलिंग कटर वाला। ये 4 एक्सपेरिमेंट हर बंदा अपने साथ लेके आएगा नेक्स्ट टाइम। इज दैट क्लियर या बट एक्सप्लेनेशन की सर जरूरत है? बट मगर सर आपने अभी तो कहा कि आपने जो ये कार्बाइड टूल और हाई स्पीड टूल के ये टेबल्स हैं ये आपको मैनुअल मिलेगा तो उधर से आप हाँ, हमने देख के ये तो आपने फिर खाली उसको, खाली लेके आने हैं बेटा, जब यहाँ पे आओगे तो मैं आपको दूंगा ना वो, तो आप बैठ के फिल कर लोगे। तो सर आधे बच्चे तो कह रहे हैं कि हमने वर्ड के ऊपर इसको करना है तो फिर वो तो बाय हैंड हो जाएगा सर, तो बाय हैंड नहीं कर नहीं, लेते हैं फिर सारा। बाय हैंड ही करें, सारे बाय हैंड करें। अब मैंने एक हिसाब लगा लिया कि क्लास के ऊपर कोई डिसीजन छोड़ू ना तो आपसे डिसीजन होता ही नहीं है, इसलिए अब मैंने आपको जी डिक्टेट सर। मैं कि यार ऐसे किया करो, यानी आप जी सर। में रहते हो, कोई ऐसा नहीं है कि यार अगर आधे लोग ये कह रहे हैं आधे ये कह रहे हैं तो दूसरे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें और कोई एक चीज डिसाइड हो जाएगी। आपकी क्लास के अंदर इस चीज की शदीद कमी पाई जाती है। ठीक है, तो अब से मैंने ये जी सर। आपको डिक्टेट करना है यार ऐसे करो, आपके ऊपर डिसीजन कोई नहीं छोड़ना, आपके वो उस मसाइल आपको नहीं आइडिया होता कि यार कैसे इनको कवर करना है। तो बहरहाल अभी भी आपने हैंड रिटन आपने ज़हन में रखना है और इंडिविजुअल आपने इसके जितने भी ज़हन में रखनी है, यानी जो आपकी रिपोर्ट है वो आपने इंडिविजुअल जमा करवानी है और विद हैंड आपने इसके ऊपर फिलिंग करनी है। ठीक हो गया, ये क्लियर है सबको? ओके सर। यस सर। चलो, अब ये आपने ज़हन में रखनी है, अगर यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है तो आपने उनको भी ये बात पहुंचा देनी, सही है, ताकि सर क्वेश्चन ना मेरे सामने खड़े। सर वर्ड के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो लाइन स्पेसिंग हम सर कितनी रखें, 1.5 या 1.15 जितनी वर्ड के आपने अंदर रखी हुई है कन्वर्ट सर? ही नहीं करना, अभी मैं बता के हटाऊंगा ही। चलें ठीक है सर, ठीक है। अभी अभी आपको ये बात बताई है, अभी अभी नहीं नहीं सर, प्रोसीजर हमने जो लिखना है सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो हमने सर अभी काम किया वो प्रोसीजर जो हमने लिखना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कितना लाइन प्रोसीजर भी आप यही लिख दो जो लिखा हुआ है, प्रोसीजर भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने टेबल और सेल्फ असेसमेंट अपनी बनानी है बस। सही नहीं जो हमने सर पावर हेक्सा के लिए कटिंग की थी आपने कहा था कि प्रोसीजर लिखना है और अब पिक्चरें तो लगानी है नीचे। अब बेटा आपको बता दिया ना, वो तो तब की बात, अब कितनी दफा चेंज हुई है, अब जो फाइनल बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसीजर जो लिखा हुआ है सेम यही रहने दो, कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी इनपुट आएगी वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ जो टेबल है और सेल्फ असेसमेंट, बस ये दो चीजों में आपकी आनी है मेरे पास आउटपुट, बस उसी की बेस पे मैंने आपके मार्क्स लगाने। बाकी जो चीजें हैं वो सही है सर। अब छोड़ दी है ना, वो आपके ऊपर, वो आपने कॉपी करवा के वो सेम सबमिट करा दें, कोई मसला नहीं। ठीक है सर।
जो मेन चीज है जिसके ज्यादा मार्क्स हैं, आप इसकी लैब के इसी लैब के अंदर, वो आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपका कोई फोकस नहीं है अभी तक। आपकी क्लास जो है वो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो चीजें शुरू कर दें जो मैंने आपको कहा था, और वो मैंने उसकी एक डेट भी दे दी हुई है। हमजा आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जब आप मेरे पास आए थे, क्या डेट मैंने आपको दी थी? 20 दिसंबर 20th of December 2020 ये आपकी डेडलाइन है प्रोजेक्ट सबमिट कराने की। ठीक है, आपने ग्रुप के अंदर हमजा डाल देनी है ये, ताकि सबको जो है ना वो ज़हन में रहे और बाद में हम रेफर भी कर सकें। सर मैंने सबको बता दिया था तो सबने कहा था कि ओके, और मैं बार बार भी याद बताता रहता हूँ इन्हें, नहीं, लेकिन बार बार याद करने की जरूरत नहीं, आप ग्रुप में एक दफा डाल दो ताकि सारे खुद ही यहाँ से याद करते रहें, आपको करवाने सर की। बार बार इसलिए याद करवाता हूँ क्योंकि पहले हमारा डिसाइड हुआ था कि सेपरेट जैसे हम इवन वाले क्लास ले रहे थे, आपने कहा था सेपरेट बनाना है, बाहर आके सारे मेरे गले पड़ गए कि ना आपने तो ग्रुप की कहना था, इस तरह तो बर्डन आएगा फाइनेंशियली भी और काम का भी। फिर बाद में शरोज आया आपके पास, उसने कहा कि ग्रुप के फॉर्म में, और अब भाई एक और कहने लग गए हैं कि ना सेपरेट सही है। तो फिर बस यही है कि सर आप एक फाइनल डिसीजन हमें बता दिया करें, हम आपको फॉलो करेंगे। तो बस ठीक है, मतलब सही हो गया, सही हो गया, बिल्कुल है, वही तो अभी बात की है मैंने कि इसमें डिसीजन आपसे होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से करना है। फाइनेंशियल बर्डन आपका इतना ज्यादा नहीं होगा यार, कितनी फोटोकॉपियां, चार फोटोकॉपियां एक एक्सपेरिमेंट के लिए करवानी पड़ेगी, 10 रुपए लग जाएंगे, इतना भी बर्डन नहीं होता यार वो चीजें। खैर मैं समझ रहा हूँ उन चीजों को, लेकिन ये है कि आपको ये 11-12 एक्सपेरिमेंट होंगे, ठीक है, इनमें आपने ये खुद आपने बना के सबमिट करानी है, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है आपका, उसको सीरियस लें, उसको कंप्लीट करना है इन टाइम, सही है। और उसमें जिसको कंफ्यूजन है में मेरे से क्लियर इंशाल्लाह करें। जी जी पूछें। मैं कह रहा था कि इंशाल्लाह आपको 20 दिसंबर से पहले मिल जाएगा। मिल जाएगा। और ग्रुप्स का आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी शरोज ने शेयर कर दिया, और वो आपको मैंने पहले बता दिया था, ग्रुप पे फॉर्म वही रहेगी जो पहले वाली थी, उसी ग्रुप जी सर, आपने चीजें जमा करवानी है, कोई मसला नहीं है, उन्हीं के जमा करवा दें। जी सर। सर और एक और मैंने आपसे बात पूछनी थी कि जिस तरह हमने पहले ग्रुप्स बनाए हैं सर, अब तो इवन और ऑड वाला हिसाब हो गया है, तो अगर हम इस तरह करें कि जिस तरह पहले ग्रुप्स बने थे, वो अगर टोटल 8 ग्रुप्स हैं तो 4 पहले दिन क्लास ले लें और 4 दूसरे दिन। नहीं यार, वो इवन ऑड का हिसाब ही रखना पड़ेगा हमें, आप वो पहले वाले ग्रुप्स को छोड़ दो, अब इवन ऑड के हिसाब से चलेगा। और हमारी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो जाएगी मीटिंग ना, तो ठीक है सर। नेक्स्ट लिंक बना के फिर दोबारा आपको सेंड करता हूँ, और फिर हम जी देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंट नंबर 5 को, ठीक है बेटा? जी सर। सर एक बात पूछनी थी कि जो हमने बनाने हैं प्रोजेक्ट, उसके बारे में आप थोड़ा सा आउटलुक दे दें। वो प्रोजेक्ट तो मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं आपसे यार, क्लास में बड़ी दफा बात हुई है इसके ऊपर।